गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो सर्वप्रथम मैं सत्यम पटेल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, है ना, अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, जो पिछली कक्षाओं से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या ये कर रहे हो? अच्छी कर रहे हो हैं? तो वही चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, या कितने भागों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, कितने भाग होते हैं, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब उन अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, है ना, ये सब चीजों को हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। आगे भी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज ये लास्ट सेशन है इसका, अंतःस्रावी ग्रंथि का आज लास्ट सेशन है, या लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। गोनेट्स पढ़ना है ना, गोनेट्स पढ़ना है, और बाकी सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो पुनः हम लोग रेडियोलॉजी क्लास, अभी रेडियोलॉजी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। मोस्टली ये मार्च तक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सीधे इसको आगे फिजियोथेरेपी और डेंटल भी साथ साथ करते चले जा रहे हैं। ये रेडियोलॉजी क्लास में ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, आपके फिजियोथेरेपी में भी है, यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके भी सिलेबस में, इसीलिए हम लोग पैरेलली दोनों चीजों को पढ़ते चले जा रहे हैं। फिर स्पोर्ट होने के बाद 15-16 के बाद हम लोग प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देंगे, फिजियोथेरेपी के प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। रेडियोलॉजी वाले परेशान नहीं होना, आप लोगों को सिमुलेटर पे करवाएंगे, है ना। मशीन नहीं है तो हम लोग सिमुलेटर यहीं पर देखेंगे, सिमुलेटर के माध्यम से एक्सरे इसी पर देखेंगे, है ना। तो हंसने वाली बात नहीं, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे वाली संस्था चलते हैं। हम लोग यहाँ पर देखना है, गोनेट्स देखना है, सिक्रिएशन देखना और फंक्शन देखना है। गोनेट्स का फंक्शन देखना और उसका सिक्रिएशन देखना है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अग्नाशय को पढ़ा था बच्चों, है ना। पिछली वाली क्लास में हम लोग अग्नाशय को पढ़ा था। अग्नाशय में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स का काम क्या होता है, वो सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। अग्नाशय और गोनेट्स यह मिश्रित ग्रंथियां होती हैं बच्चों। कैसी होती हैं? मिश्रित ग्रंथियां होती है। अग्नाशय कैसी होती है? मिक्स ग्लैंड होती है। यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोनों की तरह काम करती है। बहिस्रावी में पाचक रस का निर्माण करती है, भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स का स्राव करती है ना। अंतःस्रावी हार्मोन्स का भी स्रावित करती है। तो यह जो होती है अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि की दोनों की तरह काम करता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे गोनेट्स को हम लोग देख लेंगे। जैसे हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्रंथि देखा है, और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एंड्रेनल, और एंड्रेनल के बाद पैनक्रियाज, ये यहाँ पर हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब बाकी बचा है आपका गोनेट्स बचा है। हाँ, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखो, पीछे करना। हाँ, गोनेट्स सॉरी, पैनक्रियाज हम लोग पढ़ रहे थे। यह देखें, यहाँ पर देखना, यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह भूमिका निभाता है ना। इसे मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज इसमें इंसुलिन, इसकी संरचना में हम लोगों ने देखा था अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और पीपी कोशिका है। ये महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। अग्नाशय में जो पीछे कर दी वही, अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं, यह अग्नाशय में केवल 1 से 2% तक हिस्सा ही अंतःस्रावी होता है ना। अग्नाशय का 1 से 2% हिस्सा ही केवल क्या होता है? अंतःस्रावी होता है। इसमें आइलेट्स ऑफ हैंगलेट्स भी कहा जाता है, जो 1-2% जो होता है ना, अंतःस्रावी की तरह काम करता है। उसी 1-2% को इन्हें क्या बोला? आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न बोला जाए। ये छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह होता है जो अग्नाशय में बिखरे रहते हैं, और एक वयस्क शरीर में 10 लाख आइलेट्स होते हैं। अग्नाशय में कितने आइलेट्स होते हैं? 10 लाख। उसमें आइलेट में मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं,
कितनी प्रकार की कोशिका है? 4। पहला होती है अल्फा होती है, दूसरा बीटा कोशिका, थर्ड डेल्टा कोशिका, चौथा पीपी कोशिका। ये अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का निर्माण करती है। ग्लूकागॉन क्या एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ग्लूकागॉन क्या होता है? हार्मोन्स होता है। ये कहां पर स्रावित होता है? भी अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। कहां से? अल्फा कोशिकाओं से। अब ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का काम करती है। ग्लूकागॉन क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना। ग्लू मतलब ग्लूकोज, गॉन मतलब बढ़ाना। तो इसी से समझ सकते हैं आप ग्लूकागॉन का क्या काम होता है? ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना। दूसरी होती है बीटा कोशिका है। इसमें इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। कहां पर? बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन बनता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करना। याद रहेगा ना? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। थर्ड नंबर होता है डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका में सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन होता है। यह इसका काम क्या होता है? अल्फा और बीटा कोशिकाओं से निकले ग्लूकागॉन और इंसुलिन के स्तर को मेंटेन करने का काम करता है ना। सोमेटोस्टेटिन या ग्लूकागॉन की मात्रा नहीं बढ़ने देती है और न ही इंसुलिन की मात्रा बढ़ने देती है ना। यह दोनों को नियंत्रित करने का काम करती है। फिर अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड होती है। यह जो पीपी कोशिकाएं होती है अग्नाशयी पैनक्रियाज पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन्स का स्रावित करती है। यह तो समझ गए ना? ये पिछली कक्षा हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब यही तो चीज है डायबिटीज। एक मिनट, डायबिटीज क्या होता है? और पीछे करो, डायबिटीज पे जाओ, डायग्राम पे आना, डायग्राम पे। ये बात डायबिटीज जब होता है रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम होता है या तो बढ़ता है तभी हमें डायबिटीज होता है। डायबिटीज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन की शरीर जो होता है इंसुलिन बना ही नहीं, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना ही नहीं पाता। यहाँ पे देखो डायबिटीज 1 में शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है। यह रोग बच्चों और युवाओं में ज्यादा होता है। इसमें जो होता है अगर टाइप 1 हो गए इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है बच्चों, है ना। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है। टाइप 2 में आता है शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाए। इंसुलिन बनता है लेकिन हमारा शरीर जो होता है इंसुलिन की मात्रा को सही पूर्वक सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। शरीर का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है? मोटापा, जेनेटिक्स और लाइफ स्टाइल के कारण होता है। टाइप 2 भी डायबिटीज होता है वो अत्यधिक मोटापा के कारण होता है। किसके कारण होता है? अत्यधिक जब मोटापा बढ़ जाता है तो टाइप 2 वाला डायबिटीज होता है। जेनेटिक्स और लाइफ स्टाइल के कारण होता है। इसको कंट्रोल दवाओं के माध्यम से किया जाता है, डाइट के माध्यम से किया जाता है, भूखे रहने के माध्यम से, है ना। और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकता है। टाइप 2 किसके द्वारा? एक्सरसाइज के द्वारा कंट्रोल हो सकता है डायबिटीज, है ना। इसमें डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? धुंधला दिखाई देना होता है ना। धुंधला दिखाई देना, बार बार पेशाब आना होता है, लंबे समय तक घाव ठीक नहीं। जब भी आपका डायबिटीज होती है अगर आपको चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होता है ना। फिर बार बार प्यास लगती है, ज्यादा थकान महसूस होती है, आंखों की रोशनी में फर्क आ जाता है, त्वचा संबंधी समस्याएं आती हैं, त्वचा रूखीपन हो जाती है, झुंझुनाहट होने लगती है, तो है ना। और वजन कम होने लगता है बच्चों। क्या होता है? वजन कम होने लगता है। कारण डायबिटीज के कारण मोटापा, तनाव, टेंशन, मोह माया की टेंशन हो जाती है, घर की, परिवार की, रिश्तेदारों की, है ना, तो उसकी टेंशन हो जाती है। फिर ज्यादा मीठी चीजें खाने से क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है ना? है फिर एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं तो डायबिटीज के कारण हो सकते हैं, है ना। देखे रसगुल्ला लपेट दिए 400 दिन। फिर डेली जलेबी खाने से आपको क्या हो सकता है? डायबिटीज। इसीलिए गुड़ वाली जलेबी खाना चाहिए, ठीक है ना। उसमें ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती है, गुड़ में आयरन की मात्रा होती है बच्चे। गुड़ में किसकी मात्रा होती है? आयरन की मात्रा। तो गुड़ ही जलेबियां खाना होता है। क्या चीज? एक लोग बोलो। फिर उसके बाद शरीर में पानी की कमी हो, उसके कारण क्या होता है? डायबिटीज हो सकती है। कैसे बचाव करें? तनाव से दूर रहें बच्चों,
टेंशन से दूर रहना है, एक्सरसाइज और सैर जरूर करें, एक्सरसाइज करना है और वॉकिंग करना है, घूमना फिरना है सुबह सुबह नंगे पैर ओस में, है ना। फिर साबुत अनाज, कद्दू के बीज खाना होता है, अलसी के बीज या ब्रोकली डाइट में शामिल करें, मीठे से परहेज करें, ठीक है ना। डायबिटीज होता है, इसमें मधुमेह के लक्षण होता है, भूख लगता, थकान महसूस होना, अत्यधिक प्यास लगना, चक्कर आना, धुंधली नजर हो जाती है, हाथ पैर में झुंझुनी हो जाती है, सिर दर्द करने लगता है, वजन कम होने लगता है और चिड़चिड़ापन रहता है। ये किसके लक्षण है? डायबिटीज के लक्षण है। हाँ, मीठे से दूर रहना, डेली डेली मीठा नहीं खाना है, लेकिन हम नहीं खाते, समझ गए ना। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिए थे ना पिछली कक्षा में। आता आज हम लोगों को पढ़ना है डोनेट्स। हम रिवीजन पढ़ा नहीं रहे थे अभी, है ना। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा था, अभी क्या कर रहा था? रिवीजन कर रहा था। हम लोगों ने देखा था अल्फा कोष का है, बीटा कोष का है, डेल्टा कोष का और पीपी कोष का, ठीक है ना। अब हम लोगों को पढ़ना है गोनेट्स। क्या पढ़ना है? सॉरी, गोनाइड्स। क्या पढ़ना है? गोनाइड्स। इसे गोनेट्स भी बोला जाता है। ये जो होती है आपकी प्रजनन, जो गोनेट्स होते हैं प्रजनन ग्रंथियां होती हैं, प्रजनन ग्रंथियां होती है गोनेट्स, है ना। गोनाइड्स या जनन ग्रंथियां मानव शरीर की प्राथमिक प्रजनन अंग, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं। ये गोनाइड्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं। गोनाइड्स या जनन ग्रंथियां मानव शरीर की प्राथमिक जनन अंग होते हैं, जो युग्मक, है ना, युग्मक का काम करते हैं, जैसे अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है ना। तो पैदा करने के साथ साथ यौन हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स का भी स्राव करती है। गोनाइड जो होता है वो शुक्राणु का निर्माण करती है और अंडाणु का निर्माण करती है, ठीक है ना। जो गोनाइड्स होते हैं वो प्रजनन अंग की तरह काम करती हैं, जो युग्मक शुक्राणु और अंडाणु पैदा करने के साथ साथ सेक्स हार्मोन्स या यौन हार्मोन्स का भी स्राव करती है। क्योंकि ये हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है। ये जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, जितने भी हार्मोन्स होते हैं सीधे कहाँ जाते हैं? ब्लड में। कहाँ जाएंगे? ब्लड में। ब्लड में छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। जो ये गोनाइड्स होते हैं, अंडाणु और ये वाले भाग अंडाणु और शुक्राणु, ये जो होते हैं ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? गोनाइड्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? गोनाइड्स के द्वारा। अब जो होते हैं ये जो गोनाइड्स होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु पैदा करने के साथ साथ ये यौन हार्मोन्स का भी स्राव करते हैं, क्योंकि ये सीधे रक्त प्रवाह में आ जाते हैं। ये जो होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सीधे कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं बच्चों। कहाँ पर जाते हैं? ब्लड में। इसीलिए इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या घे कर रहे हो यार? अभी भगा देंगे अभी। चले जाओ, कबूतर बन जाओगे, उड़ते रहोगे यहीं पर। फिर इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। जो गोनाइड्स होते हैं इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आपका पैनक्रियाज होता है या ना अग्नाशय, वो मिक्स ग्लैंड की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? मिक्स ग्लैंड। वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में दोनों काम करता है। ठीक उसी प्रकार से गोनाइड्स भी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। ये भी मिक्स ग्लैंड में आता है, समझ गए? ये कैसे में आता है? मिक्स ग्लैंड में। कैसे? यह हार्मोन्स भी बनाता है और अंडाणु और शुक्राणु भी बनाता है ना। अंतःस्रावी में ये हार्मोन्स उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? हार्मोन्स। बहिःस्रावी में अंडाणु और शुक्राणु। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, गोनाइड्स मानव शरीर की प्राथमिक प्रजनन ग्रंथियों में से ग्रंथियां हैं। ये जनन ग्रंथियां भी कहा जाता है। गोनाइड्स को क्या बोला जाता है? जनन ग्रंथियां भी कहा गया। यह जो होता है मानव शरीर की प्राथमिक प्रजनन ग्रंथियां है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है इसको, ठीक है ना बच्चों। इन्हें जनन ग्रंथियां भी कहा जाता है। ये ग्रंथियां न केवल प्रजनन के लिए आवश्यक कोशिकाओं जैसे युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु और शुक्राणु की बात हो। युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु और शुक्राणु होते हैं।
न केवल कहा गया, न केवल आवश्यक कोशिकाओं युग्मक का निर्माण करती है बल्कि शरीर की यौन विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को भी स्रावित करती है। इसीलिए इनको मिक्स ग्लैंड भी कहा गया है, मिश्रित ग्रंथियों की कैटेगरी में भी इसको रखा गया है। ठीक है ना। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में दोनों प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतःस्रावी में हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं, और बहिःस्रावी में क्या होते हैं, स्पर्म और अंडाणु का भी स्राव करती हैं। ठीक है ना, ये वाली ग्रंथियां। मनुष्यों में टेस्टिस होती हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, ये चल रहा है ना। फिर गोनाइड्स के प्रकार, पुरुष जनन ग्रंथियां, जो गोनाइड्स के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की होती है, पहला पुरुष होते हैं और दूसरा महिला जनन ग्रंथियां। पुरुष जनन ग्रंथ और महिला जनन ग्रंथ, इसमें क्या होता है, पुरुष जनन ग्रंथ में मेल गोनाइड्स टेस्टिस होता है। पुरुषों में विषण टेस्टिस एक जोड़ी होती है, पुरुषों में क्या होती है, विषण होते हैं, है ना, ये वाला भाग। पुरुषों में विषण टेस्टिस की एक जोड़ी होती है। टेस्टिस की कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है ना, एक जोड़ी होती है, जो पेट की गुहा के बाहर विषण कोश में स्थित होते हैं। पेट की गुहा के बाहर, है ना, पेट की गुहाओं के बाहर विषण कोश में स्थित होती है। ये शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। टेस्टिस किसका उत्पादन करती है, शुक्राणु का उत्पादन करती है। ये बहिःस्रावी में आता है। शुक्राणु किस में आता है, बहिःस्रावी में आता है। तो यहां समझ गया ना, पुरुषों में विषण टेस्टिस एक जोड़ी में होता है। ये पेट की गुहा के बाहर स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है, पेट की गुहाओं के बाहर होता है। जो गुहा के बाहर विषण कोश में स्थित होता है, ये शुक्राणु का उत्पादन करती हैं। ये तो पुरुषों की बात होगी। महिलाओं में क्या होता है, महिला जनन ग्रंथियां, महिलाओं में अंडाशय, ओवरीज, है ना, महिलाओं में अंडाशय, ओवरी की एक जोड़ी होती है, ओवरी की एक जोड़ी होती है। यहाँ पर कितनी ओवरी है, दो है, एक और दो। ये क्या होती है, दो जोड़ी होती है, मतलब एक जोड़ी होती है। ठीक है ना, ये महिलाओं में ओवरीज की एक जोड़ी होती है, जो पेल्विस गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। कहां पर स्थित है, पेल्विस गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। ये वाला भाग क्या है, गर्भाशय, इसके इधर और इधर दोनों ओर स्थित होती है। कौन, ओवरीज, क्या होते हैं, ओवरीज। इसी में अंडा बनते हैं, क्या बनते हैं, एग बनते हैं, क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं। दोनों ओर जो पेल्विक गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये अंडाणु या ओवा या एक्स का उत्पादन करती है। क्या बनाती है, अंडाणु बनती है, ओवा या एक्स का निर्माण होता है। कहां पर, ओवरी में। ठीक है ना, ओवरी में क्या बनता है, ओवा या एक्स बनता है यहाँ पे। ठीक है ना, यहां तक समझ गए। ये बहिःस्रावी में आता है। चलिए आगे, यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिर आगे पढ़ते हैं, विषण नर गोनैड्स होता है। विषण क्या होता है, एक प्रकार का नर्स गोनैड होता है विषण। तो इसमें होता है, इसका स्थान विषण की एक जोड़ी ग्रंथियां होती है। विषण क्या होती है, एक जोड़ी की ग्रंथियां होती है। यह पुरुषों में पेट के बाहर विषण कोश में स्थित होता है। विषण कहाँ होता है, विषण कोश में स्थित होता है। अभी हम लोगों ने पीछे वाले देखा था, वहां कहाँ होता है, विषण की एक जोड़ी होता है, जो पुरुषों में पेट के बाहर विषण कोश में स्थित होता है। कहां पर होता है, विषण कोश में स्थित होता है, टेस्टिस में होता है। इसका मुख्य हार्मोन, इसमें विषण कोश में जो विषण या नर गोनेड्स में कौन सा हार्मोन का स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावित होता है। पुरुषों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। यह पुरुष हार्मोन होता है बच्चों। कौन सा हार्मोन होता है, पुरुष हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का काम होता है शुक्राणु जनन। क्या होता है, शुक्राणु जनन, शुक्राणु का उत्पादन करना। टेस्टोस्टेरोन का काम होता है शुक्राणु का उत्पादन करना। बंद हो गया क्या? पेट के बाहर विषण कोश में स्थित होती है ना। ये नर गोनैड्स होते हैं। क्या होते हैं, जो विषण होता है क्या होता है, नर गोनैड्स होता है, गोनाड्स होता है ना, नर गोनाड होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। मनुष्य में दो विषण होते हैं। कितने होते हैं, दो विषण होते हैं। तो इसकी एक जोड़ी ग्रंथियां जो पुरुष में पेट के बाहर विषण कोश में स्थित होती है। इसमें मुख्य हार्मोन
है ना। नर गोनाड्स में मुख्य हार्मोन कौन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। गोनाड्स में, नर गोनाड्स में मुख्य हार्मोन कौन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। अब टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है बच्चों? अभी यहाँ पे लिखा है ना कार्य। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? शुक्राणु जनन। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शुक्राणु जनन, जो टेस्टोस्टेरोन होता है शुक्राणु का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? शुक्राणु का उत्पादन करता है। दूसरा नंबर होता है इसका काम यौन लक्षण, पुरुषों में द्वितीय यौन लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास करना, जैसे आवाज का भारी होना, है ना। आवाज का मतलब लड़कों की आवाज क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कियों की ना। क्यों? क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स होता है। यह क्या कर देता है? यह क्या कर देता है? आवाज को भारी होना, ये यौन लक्षण को प्रदर्शित करता है बच्चों, है ना। द्वितीयक यौन लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास करना, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ आना और मांसपेशियों का विकास। यह किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, ठीक है ना। पुरुषों में ये ज्यादा होता है ना। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पुरुषों में ज्यादा होता है, जिससे उनकी आवाज क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ आती है ना। और मांसपेशियों का विकास हो जाता है, मसल्स का विकास होता है, किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। फिर यौन परिपक्वता, किशोरावस्था के दौरान प्रजनन अंगों का भी परिपक्व होता है, मतलब प्रजनन अंगों का भी विकास करता है ना। प्रजनन अंगों का भी विकास किसके द्वारा होता है? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा, है ना। यह पुरुषों की बात हो रही है, ठीक है ना। उदाहरण में देख लेते हैं, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज में भारीपन आ जाने लगता है। जब बच्चा नॉर्मली 9 साल का होता है ना, 9 साल में यौन विकास स्टार्ट होने लगता है। 9 साल का होता है, उसकी आवाज पतली होती है, धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती जाती है। 14 साल तक किशोरावस्था आ जाती है, उसमें हल्का हल्का दाढ़ी मूछें आने लगती है ना। प्रजनन अंग का विकास होने लगता है। क्लियर? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? टेस्टोस्टेरोन। यह क्या होता है? हार्मोन्स होता है। यह हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों में पाया जाता है। समझ गए? यह किसमें होता है? विषण नर गोनाड्स में होता है। नर गोनाड्स क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किसकी बात हो रही है? लड़कों की बात हो रही है, नर गोनाड्स की बात हो रही है। गोनाड्स जो होता है वह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में दोनों तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतःस्रावी में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है ना। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? शुक्राणु जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शुक्राणु बनाता है। क्लियर? फिर आ जाता है, जब शुक्राणु बनाता है तो शुक्राणु बनाता है, ये बहिःस्रावी में भी आता है। शुक्राणु का उत्पादन करता है, शुक्राणु का स्राव होता है, यह बहिःस्रावी में आता है ना। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में दोनों की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे। दूसरा होता है अंडाशय, मादा गोनैड्स। क्या होता है? मादा गोनैड्स। अंडाशय, अंडाशय महिलाओं के पेल्विक गुहा में गर्भाशय के पास दोनों ओर स्थित एक जोड़ी ग्रंथियां होती है ना। जो अंडाशय क्या प्रकार की ग्रंथियां होती है? यह कहां पर? अंडाशय महिलाओं की पेल्विक गुहा। कहां पर? पेल्विक गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित एक जोड़ी ग्रंथियां होती है। इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य हार्मोन्स एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन का निर्माण होता है। महिलाओं में किसका, कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है। क्लियर? समझ गए ना। जो अंडाशय होता है, अंडाशय मुख्य हार्मोन्स कौन स्रावित करता है? एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावित करती है या उत्पादन करता है। अब इसका एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? यह अंडाणु जनन का काम करता है। क्या करता है? अंडाणु का उत्पन्न करता है या अंडाणु उत्पन्न करना होता है। क्लियर? एक का उत्पन्न करना होता है, या किसका काम होता है? एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है। क्लियर? समझ रहे ना। यह अंडाशय महिलाओं के पेल्विक गुहा गर्भाशय के पास दोनों ओर स्थित एक जोड़ी ग्रंथियां होती है। इनका मुख्य काम होता है हार्मोन। इसका काम क्या होता है? मुख्य काम हार्मोन्स उत्पन्न करना। क्लियर? अंडाशय का मुख्य काम क्या होता है?
हार्मोन्स उत्पन्न करना। कैसे? यह मुख्य हार्मोन्स उसमें होता है एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। अब एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? अंडार्जन। यह अंडा का निर्माण करता है। इसका नाम क्या है? अंडा का एक का निर्माण उत्पन्न करना होता है। दूसरा नंबर मासिक धर्म, मासिक चक्र। मासिक चक्र को नियंत्रित करता है ये। अंडाशय क्या करता है? मासिक चक्र को नियंत्रित करने का काम एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करते हैं। क्लियर? फिर होता है द्वितीयक यौन लक्षण। लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास, जैसे स्तनों का विकास करना, कूल्हे को चौड़ा होना और त्वचा को कोमल होना, यह किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा होता है। क्लियर? फिर आ जाता है उदाहरण में गर्भावस्था के दौरान गर्भ को बनाए रखने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का मुख्य भूमिका होती है। समझिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भ को बनाए रखने में कौन हार्मोन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रोजेस्टेरोन का, है ना। ये बहुत आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। मैं कल या परसों में देख रहा था, सीटेट का काम था, सीटेट का था, जो साइंस का फॉर्म देते हैं ना सीटेट में, ये यहाँ पर क्वेश्चन था, यही सेम था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है ना। तो उसमें लिखा था गर्भाशय के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भ को बनाए रखता है? तो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गर्भाशय के दौरान, जो बच्चा पैदा जन्म मतलब बन रहा होता है गर्भाशय में, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। ये सीटेट का क्वेश्चन है बच्चों, मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? फिर आ जाता है गोनेट्स की भूमिका, अंतरस्रावी और बहिस्रावी। गोनेट की जो भूमिका होती है कैसी होती है? अंतरस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह काम करता है, ठीक है ना। गोनेट्स को मिश्रित ग्रंथियां भी कहा जाता है। गोनेट्स को क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथि। यह अंतरस्रावी और बहिस्रावी भी दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहिस्रावी में युग्मक अंडाणु और शुक्राणु बनाने का काम करती है। गोनाड जो होता है, गोनाड या बहिस्रावी में युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु बनाने का काम करती है, ठीक है ना। अंतरस्रावी में हार्मोन्स का निर्माण होता है। अंतरस्रावी में क्या होता है? हार्मोन्स का निर्माण होता है, और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन को रक्त में स्रावित करना। इसमें रक्त में स्रावित करना। टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है ना। एंड्रोजन किसमें पाया जाता है बच्चों? महिलाओं में पाया जाता है। गोनाड्स पर नियंत्रण, गोनाड्स की गतिविधियों की पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाले गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। क्लियर? कितनी ज्यादा में हार्मोन्स को डालना है ना, हार्मोन्स की मात्रा कम ना हो और ज्यादा ना हो, है ना। यह इसका नियंत्रण कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथ मास्टर ग्लैंड होती है, यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करती है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स स्रावित करती है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित करती है, जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन के जैसे हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। समझ गए ना? यहां तक कोई क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जो स्वयं हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। अब गोनाड, यहां पर देखिए गोनाडोट्रोपिक किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। बहुत थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ, है ना। पहली चीज, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का स्राव कौन करती है? गोनाड्स करती हैं। क्या करती हैं? गोनाड करती हैं। अब इसको गोनाड्स को नियंत्रित करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित करती है ना। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित करती है। कौन करती है? पिट्यूटरी ग्रंथ। किसके लिए करती है? अंतरस्रावी जो होता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक। अब यह ज्यादा हार्मोन्स न स्रावित हो जाए, गोनाडोट्रोपिक अधिक मात्रा में न चला जाए या कम मात्रा में न चला जाए, इसको नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है बच्चों, है ना। गोनाडोट्रोपिक को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। समझ गए ना? ये यहाँ पे होता है ओवरी, ये महिलाओं में पाया जाता है। यहाँ पे एंड्रोजन नामक हार्मोन, एंड्रोजन का है ना, एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो अंडा को विकसित करता है ना, और किशोरिया और यौन अवस्था को भी विकसित करता है।
क्लियर, और त्वचा को कोमल बनाता है। अब वही चीज उल्टा हो जाता है, इसमें पुरुषों में होता है टेस्टिस होते हैं, यह काम क्या करती है, यह शुक्राणु का निर्माण करती है। टेस्टोस्टेरोन किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, और लड़कों की या किशोरावस्था को डेवलप करती है ना, जैसे आवाज का भारी होना, मसल्स का निर्माण करना, प्रजनन अंगों को भी विकसित करना, है ना, यह किसका काम होता है, टेस्टोस्टेरोन का काम होता है बच्चों। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप लोगों का, है ना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, और जितने भी डायग्राम बनाते रहिएगा आप लोग। आज तो मंडे ही है, सैटरडे तक अपनी कॉपी चेक करवा दीजिए। क्लियर, सैटरडे तक। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये फिजियोथेरेपी और रेडियोलॉजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, है ना। रेडियोलॉजी फिजियोथेरेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग वहां तक अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कल मंगलवार को। क्लियर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।